मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्शवाणी केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 12th में अपन 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज आपका चैप्टर संख्या 5 जो है जिसके लेखक है विष्णु खरे। चैप्टर संख्या 5 और जिसके लेखक हैं विष्णु खरे। इनका जो जीवन परिचय है वो अपन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या बात कही गई। तो द्वितीय भाग में जो है 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां जो चैप्टर है आपका विष्णु खरे जिसके रचयिता हैं, इनके जीवन परिचय और इनके पाठ के बारे में कि इन्होंने कौन सी गद्य की शैली में लिखा है, क्या लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। तो जन्म है इनका सन 1940 में। जन्म कब हुआ इनका? 1940 में। तो 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रोमानी समय, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, ये तो सब है इनके कविता संग्रह। आलोचना की पहली किताब, ये तो है आलोचना की पहली किताब, ये है इनकी आलोचना। सिनेमा पढ़ने के तरीके, सिने आलोचना। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, यह चाकू समय, आतिला योसेफ, कालेवाला फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, अनुवाद, यानी कालेवाला जो है फिनलैंड का राष्ट्र काव्य है और उसका अनुवाद जो है आपके विष्णु खरे ने किया है। प्रमुख पुरस्कार है इनके रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण मुक्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ये अवार्ड इनको मिले हैं। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सकते हैं। यानी कोई भी कलाकृति होती है वो जितनी पढ़ी जाती है, कोई भी रचना है वो जितनी पढ़ी जाती है, जितनी दिखाई देती है, जितनी सुनी जाती है, उससे भी कहीं ज्यादा जो है महत्व होता है। फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सकते हैं और फिल्म को तो इसमें और भी अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर। अब इनका समय क्या है? समकालीन हिंदी कविता। मैंने आपको आधुनिक काल पढ़ाया था जिसमें 1900 की समय जो है, 1900 से तक का जो समय है उसे आपके नई कविता या नई कहानी कहा गया और साथ ही इसमें अलग अलग नाम भी दिए गए थे, जिसमें नई कविता, साठोत्तरी कहानी, अलग अलग नाम दिए। तो ये किस समय के हैं? आपके समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे विशिष्ट हस्ताक्षर आपके कहते हैं लेखक को, और इसी के साथ हस्ताक्षर किसकी कहते हैं? आप लोग जो साइन करते हो। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारप्रद कविताएं दी, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखाई पड़ते हैं। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। सन 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यानी सन 1931 से 1971 में विदेश प्रवास यानी विदेश घूमने गए, भ्रमण करने गए। उसी के दौरान चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है प्राग, वहाँ पर जो प्रतिष्ठित फिल्म क्लब है उसकी सदस्यता उन्हें मिली और वहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों फिल्में जो है उन्हें देखा।
यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफर शुरू हुआ। यानी प्राग, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी जब वो गए प्राग में, वहाँ उन्होंने फिल्में देखी और उनको जाना, तब से उन्होंने सिनेमा जगत के लेखन कार्य को वैचारिकता और गरिमा प्रदान की, और यहीं से उनका फिल्म लेखन का जो सफर है वो शुरू होता है। दिनमान, नव भारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथा देश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। यानी पत्रिकाओं के नाम दिए हैं जिनमें उनका सिनेमा पर लिखे हुए जो लेख है वो प्रकाशित। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा को आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं। सिद्धांतकार यानी सिद्धांतों को बनाए, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी, सौवांश भी हमारे यहाँ नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें आज की फिल्म देखना अपराध की दृष्टि से देखा जाता है कि ये शायद कोई गलत कार्य कर रहा है, उसे अपराध माना जाता है, ना कि शिक्षा पर। लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं वहाँ इस चीज़ को महत्व दिया जाता है और फिल्म लेखन से संबंधित कोई भी पुस्तक जो है वो भारत में कभी प्रकाशित नहीं हुई है जिससे कि देख करके सीखा जा सके कि किसी फिल्म का लेखन किस प्रकार से हो। कोई अगर छपी हुई है तो वो उसका जो मैटर है वो सही नहीं है, पूर्ण नहीं है। अब है आपका पाठ विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। यानी जिस प्रकार से साहित्य विश्व में साहित्य जो है वो फल फूल रहा है, यानी हर तरफ साहित्य की रचनाएं जो है लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है और उनको समर्थन दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, उसी तरीके से विश्व सिनेमा जो है वो भी आज फल फूल रहा है, उसे भी महत्व दिया जा रहा है। तो महायुद्ध के बाद भी यानी जो देश है, विश्व है, उसमें दो महायुद्ध हुए हैं। तो उन दोनों महायुद्धों की दहशत यानी डर या आतंक, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, नए जो स्वतंत्र देश हैं उनका जो भूगोल है, औपनिवेशिक दास्ता, दूसरों की क्या है वो दास्ता का मानसिक अपेक्षण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से विषय लगातार विकसित करता रहा है उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान रहा है। विश्व सिनेमा का जो कौशल है, गुण है, उसे प्रचारित करने में चार्ली चैपलिन नाम के जो व्यक्ति हैं, अभिनेता है, वहाँ उनका विशेष योगदान रहा। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन का अर्थ क्या दिया है यहाँ, हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रही है। यानी चार्ली चैपलिन ने जो कार्य किए हैं और जैसा उनका परिवार है उसे देख करके बहुत सारे जो फिल्में और नाटक वो बने। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी, मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोलेपन और फड़क छाप की राष्ट्र कामद गाथा रखती है,
वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। यानी चार्ली चैपलिन जो है बहुत पहले हुए थे, लेकिन इन्हें देख करके हमारे भारत देश में भी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिनके नाम यहाँ दिए हैं। राज कपूर की आवारा है, श्री 420 है, अनाड़ी है, मेरा नाम जोकर है। तो इन सब में जो है चार्ली चैपलिन का सा भोलापन और सड़क पर घूमते हुए कार्य करने की कला को दिखाया। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकारों की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य। तो उनकी विशेष बात क्या है? करुणा और हास्य के तत्व। करुणा यानी दुख या शोक पीड़ा, और हास्य यानी हंसी मजाक। ये दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है चार्ली की क्या है? करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क यानी देश में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा की मेल की कोई परंपरा नहीं रही है। भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है, कोई रिवाज नहीं रहा है कि जहाँ दुख और सुख दोनों को एक साथ दिखाया जा सके। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है। तो कला को क्या बताया गया है? स्वतंत्र बताया गया है कि किसी के अधीन नहीं है और किसी के बांधने से बनती नहीं। एक से एक हास्य कलाकार हुए हैं, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंदगी बनता है। चार्ली जो है वो हर एक देश में पसंद किए गए, हर एक उम्र के लोगों में पसंद किए, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, उन सब में इनको पसंद किया गया है। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यहाँ पूरा चार्ली चैपलिन में किसी जाति का एक प्रयास है। तो यहाँ विष्णु खरे ने जो पाठ लिखा है उसमें चार्ली चैपलिन को माध्यम बना करके लिखा गया है। उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार का उनका जीवन था, किस तरीके से उन्होंने फिल्मों में कार्य किया और किस प्रकार से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कैसे उन्होंने हास्य और करुणा दोनों चीजें एक साथ निभाई है और उन्हें विदेशों में, भारत में, बड़ों में, युगों में, सभी में क्यों पसंद किया गया था। तो ये है विष्णु खरे का जीवन परिचय। साथ ही आपके चार्ली चैपलिन जो पार्ट है उसका परिचय इसमें दिया गया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें और इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब देखते हैं इसका चैप्टर आगे। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यानी हम सब क्या है? चार्ली चैपलिन, ऐसा इनका। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। जन्म शती यानी 100 वर्ष पूरे हुए। चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता है क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग, यानी इनकी पहली फिल्म का नाम क्या दिया गया है? मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। 75 साल हो गए इनकी फिल्म। कौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुक्त कर चुकी है। यानी इतने समय में 5 पीढ़ियां जो उनके समय में आ चुकी है, ये देख चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। समय, भूगोल और संस्कृति। समय यानी एक पीढ़ी के लोग नहीं, अलग अलग पीढ़ियों के इसमें हैं। भूगोल यानी एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में। संस्कृतियों यानी अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। पश्चिमी जो देश है उधर
चार्ली का जो जीवन है पुनर्जीवित होता है, यानी इसके बाद एक कोई न कोई ऐसा व्यक्ति। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है, आपका चित्र दिया हुआ है 1936 में बनी मॉडर्न टाइम फिल्म का एक दृश्य, जहाँ देखो ये घड़ी के ऊपर चढ़ के और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई वीडियो भी मिली हैं जिनके बारे में कुछ जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा, यानी ऐसे महान ये व्यक्ति हैं जिन पे अभी तक तो कहा ही जा रहा था, लेकिन अगले आने वाले जो 50 साल हैं उनके तक भी इस पे कहा जाएगा। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई, बुद्धि पर टिकी। चैपलिन की जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर आधारित है, ना कि बुद्धि पर। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवर सीन, लास्ट ईयर इन मॉरियल वॉर्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। तो ये जितनी भी फिल्में हैं इनके ये एक एहसास यानी भावनाओं से जुड़ी हुई फिल्में हैं सभी। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों में पागल खाने की मदद विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर, विकल मस्तिष्क से जिनका दिमाग खराब हो चुका है, पागल विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट है आपके आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्म रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। यानी सभी जो लोग हर तरीके के चाहे वो ऐसे भी हों वो उन फिल्मों को देखते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, लोकतांत्रिक यानी जनता तक पहुंचाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था, वर्ग यानी आयु वर्ग, वर्ण व्यवस्था यानी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जो वर्ण व्यवस्था यानी सभी ने उनको देखा। यह कारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता। चैपलिन रीढ़ का वह बच्चा है जो इशारे में बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं, और रीढ़ हंस देती है। मैंने अपने मुंह जो उसके क्रियाकलाप है उससे ये पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को समझाना। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने को बसना पसंद नहीं करता। एक परिपक्वता, परिपक्वता यानी छोड़ी दूसरे दर्जे की परिपक्वता है जो स्त्री अपने पति के द्वारा छोड़ दी जाती है, त्याग कर दिया जाता है, जिसका दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा, दूसरे दर्जे की क्या है इनकी माता स्टेज अभिनेत्री। बाद में है भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, यानी क्या थी गरीबी थी बहुत ज्यादा भयावह डराने वाली, और माता कैसे हुई थी पागल हो गई थी, से संघर्ष करना, साम्राज्य औद्योगिकरण क्रांति पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मकबूल एक समाज द्वारा दुर्दुराया जाना, दुर्दुराया जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बाद अंत तक उनमें रहे। यानी इन सारी चीजों से उन्होंने इस समाज से बहुत कुछ सीखा। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। उनकी नानी थी जिसकी वजह से वो किससे जुड़े हुए थे, खानाबदोश। खानाबदोश कौन होते हैं, जो एक स्थान पर नहीं रहते, घुमक्कड़ जीवन जीते। और यह एक सुदूर रोमांटिक संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भाग से ही गए थे। उनकी नानी कहाँ से थी, यूरोप से, और यूरोप के जो जिप्सी थे वो भारत से ही गए और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। उनका वंश कौन सा था पिता की तरफ से, यहूदी वंश।
परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घूमतू चरित्र बना दिया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना। वे कभी मध्यम वर्गीय, बुजुर्ग या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न बना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि प्रेम वधु खानाबदोश आवारागर की प्रस्तुत की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर्फ उन्हें हैं, यानी बड़े बड़े जो अपने लेखक हुए हैं, फिल्मों के विद्वान हुए हैं, वो भी ये सोचते हैं कि चार्ली ने ऐसा कैसे लिखा। उन्हें नेति नेति कहते हैं, कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते हैं, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें करना पड़ता है। तो सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, बल्कि कला स्वयं या तो सिद्धांत लेकर आएगी या फिर उसमें बाद में सिद्धांत गढ़े जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, पेट दुखाने यानी व्यक्ति को ज्यादा हंसेगा, हंसते हंसते पेट दर्द होने लगता है, दुखने लगता है, वैसा इसलिए उन्हें मैन ऑटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना है। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, समय और भूगोल से काट कर देखते हैं। तो किसी एक समय का या एक पीढ़ी के लिए उन्हें नहीं माना जा सकता, किसी एक देश का उन्हें नहीं माना जा सकता, बल्कि उनमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक जो भी तो होती है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की थोड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जब चार्ली को लोग देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें जानते हो पहले से। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। सुपरिचित यानी अच्छे से परिचित, जानकार लगती है। अपने को नहीं लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे वे को चार्ली मानने लगते हैं। ये तो देखो उसके जैसा है। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। कला में बेहतर किसको माना है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। तो जो चार्ली है उनकी जो फिल्म है वो भावनाओं से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने बुद्धि की जगह किसको चुना है? भावना को चुना। बचपन की दो घटनाओं ने चैंपलिन पर गहरा असर डाला। बचपन की जो दो घटनाएं हैं चैंपलिन को कौन सी देखेंगे? स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा मसीह का जो जीवन परिचय है, जीवन है, उसे बाइबल से अध्ययन करके बताया था। ईसा के सूली पर चढ़ने प्रकाशन तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैंपलिन लिखते हैं, उन्होंने जब आत्मकथा लिखी है उसमें इस चीज का वर्णन किया है। बाइबल जो है आपके ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे अपने यहाँ भगवद गीता है, मुसलमानों में कुरान है, वैसे ही ईसाइयों में बाइबल है। ओवले स्ट्रीट के तय खाने कि उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धम विषय दिए। स्नेह, करुणा और मानवता। स्नेह, करुणा और मानवता उनको कहाँ से मिले हैं? ओवली स्ट्रीट के तय खाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाटक
उनके महानतम और समृद्धतम विषय ये हैं स्नेह, करुणा और मानवता। ये जो गुण है उनमें वहीं से आए। तो ये है उनके जीवन की पहली घटना, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ रह करके उनकी माँ ने बाइबल के बारे में मेरे जो है वो बताया, किस प्रकार से ईसा मसीह का जीवन चला, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई थी। तो उनका जो जीवन परिचय वो उनको पढ़ के सुनाया, जिससे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई जो कि उन्होंने अपने जीवन में लाई। अब है उनके जीवन की दूसरी घटना। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर था। कसाई खाना यानी जहाँ जानवरों को काटा जाता है। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहाँ से ले जाया जाता, देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। एक बार क्या हुआ, वहाँ से एक भेड़ जो है भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर भागे लगने लगे। यानी शेर के पीछे जब उसको भेड़ के पीछे जब उसको पकड़ने के लिए वो भागे, तो जो लोग थे वो क्या हो रहे थे, फिसल रहे थे, गिर रहे थे सड़क पर। इस दृश्य को देख करके सभी को हंसी आ रही थी, सभी आंखें लगा रहे थे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया, यानी उस भेड़ को पकड़ लिया गया। उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास गया। उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैंपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेहोश दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही। और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की जरूरतें नहीं करती कि त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों की सामंजस्य, त्रासदी घटना और त्रासदी यानी आने वाला जो कष्ट है, दुख है, और हास्योत्पादक यानी हंसी पैदा करने वाला। तो इस घटना में हमने देखा कि किस प्रकार से भेड़ जो है वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रही थी और उसे पकड़ लिया गया। और जब पकड़ने वाले लोग हैं वो गिरते हैं, उठते हैं, तो वो जो दृश्य है वो हास्योत्पादक था। और भेड़ को जो पकड़ा जाना है कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है, तो वो करुणास्पद दृश्य है। तो इस प्रकार से ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन के जीवन को दिशा दी और इन्हीं से शिक्षा लेते हुए उन्होंने अपनी फिल्मों की रचना की। तो किस प्रकार से उनका जो जीवन था, नानी के साथ वो रहे थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था और उन्हीं के स्थान पर भावनाओं को महत्व दिया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई उनके साथ जिससे उन्होंने शिक्षा ली और उनकी फिल्मों के लिए आगे विषय बना। भारतीय कला और सौंदर्य को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों की किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठ भी माना गया है। तो भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। तो आपको पता है कि भारतीय जो साहित्य रचा जाता है, अब उस साहित्य में जो है रस होते हैं। रस क्या होते हैं? रस होते हैं मन से जुड़े हुए भाव। तो पद में अपन ने पढ़ा था, जैसे सुंदरसी वाला चैप्टर है, उसमें गोपियां जो है वो दुखी होती हैं, श्री कृष्ण से दूर होती है। वहाँ अपन कहते हैं कि श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में भी वियोग रस यानी दुख का रस। तो इसी तरीके से यहाँ जो है हास्य रस और करुण रस, ये दोनों रस है। हिंदी साहित्य में 11 रस होते हैं। तो यहाँ जो है हास्य रस और करुण रस दोनों का समावेश हुआ है। अब रस का पता कब चलेगा? जब अपन किसी भी साहित्य रचना को पढ़ते हैं, पढ़ते समय अगर उसमें कुछ दुख के कारण आ जाए, उसका जो मुख्य पात्र है या उसके अन्य पात्र हैं, उनके जीवन में दुख आते हैं और वो दुखी होते हैं, उनके दुख को देख करके, पढ़ करके, सुन करके हमारे मन में भी वही भाव पैदा हो जाते हैं, वो रस कहलाता है। इसी तरीके से किसी को सुख का अनुभव हो रहा है, वो ज़्यादा सुखी है, तो वह जो सुख है, वो जो खुशी है, वो जो हर्ष है, वो हमारे मन में भी पैदा होगा। तो उससे क्या है, हमारे मन में रस पैदा होगा, तो वो आपके हास्य रस होगा।
हंसी आप साथ वो क्या होगा आपका हास्य रस होगा। तो इस प्रकार से भक्ति रस में भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगता है, हम बार बार उनकी भक्ति करते हैं या भक्ति से संबंधित उनकी कोई रचना करते हैं तो वो भी क्या है भक्ति रस है। तो मन के भावनाओं से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो रस कहलाती है। और रस जो है आपके इस चैप्टर में करुण और हास्य रस जो है उसमें दिया गया है। गद्य भाग में रस उतनी नहीं होती, पद्य भाग में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी गद्य में जो रचनाएं हैं उनमें कईयों में आपके रसों का संचार होता है। तो इस प्रकार से जो है आगे का चैप्टर जो है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है ये अपन ने पढ़ लिया है, इसे आप ध्यान से पढ़ें समझें और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। और जो अच्छी अच्छी लाइनें जिनमें प्रश्न बनते हैं उन लाइनों को आप जरूर ध्यान रखें। जैसे पेज नंबर 121 था, उसमें ऊपर ऊपर दिया हुआ था कि इनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। तो इन्होंने किसको महत्व दिया है? भावनाओं को महत्व दिया है। इस तरीके से ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रहने चाहिए। अगले पेज पर जो था आपके कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत लेकर आती है। उसके बाद था समय और भूगोल वाला, उससे आगे आपका था कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावनाएं, भावना को उकसाने वाली बुद्धि। और उसके बाद आपके थे इनके जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाएं जिनसे इन्हें शिक्षा मिली। इस प्रकार से हर एक पैराग्राफ में हर एक लाइन जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर प्रश्न बना के आपको दिया जाए तो आप उनको कर सकते हैं। धन्यवाद।